चलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे साइंस का सैम्पल पेपर और आपको कई सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। और आपका पेपर जो बनेगा 9th क्लास का लगभग ऐसे ही बनेगा। तो आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप समझ लेना इस वीडियो से। ओके, और कोशिश करना वीडियो को फुल देखने का, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जो मल्टीपल चॉइस है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से दिया हुआ है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फेल फॉर वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल बिकॉज। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हो गया था, इसके पीछे क्या कारण था, ये पूछ रहा है बच्चों। तो पहला, वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज वेरी लार्ज। देखो, कोई भी अल्फा पार्टिकल को हम स्कैटरिंग करते हैं हाई वेलोसिटी से करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके, गोल्ड फॉइल इज वेरी थिन, ये सही बात है। गोल्ड फॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा थिन होता है, और आप जानते हो कि गोल्ड को कितना भी मेलेबल किया जा सकता है, तो ये भी ठीक है। होल्ड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द टारगेट एटम इज नॉट स्क्रीन्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन एट ऑल, ये भी ठीक बात है। देखो, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो फेल हुआ था, इसके पीछे कारण था ये, द इम्पैक्ट ऑफ पैरामीटर बिटवीन द अल्फा पार्टिकल्स सोर्स न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो मेन कारण यही था, इसके कारण फेल हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट। ओके, मगर इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया को एक नया आइडिया मिला कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। ओके, तो फेल हो गया मॉडल बेशक, मगर इसके कारण नोबेल प्राइज को मिला था फिजिक्स के लिए, रदरफोर्ड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे और दिया हुआ है, तो आपको इसका और भी समझा देता हूँ। अगर ये नहीं तो आप ये चॉइस भी कर सकते हो। अल्फा पार्टिकल्स आर, एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल होता है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है H+ आयन। ओके, फर्स्ट, तो ये तो नहीं होता है। देखो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम होता है। ओके, तो इसमें हीलियम ऑप्शन में होगा तो वो सही होगा। देखो, ये हीलियम है और हीलियम के पास चार्ज कितना होता है, 2 होता है, तो ये सी सही है बच्चों। ओके, क्योंकि हम चार्ज के फॉर्म में इसको एक्सेलरेट करते हैं, तो H2E2+ आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट गोइंग इधर वे, द एवरेज वेलोसिटी इज। देखो, उषा है। ओके, ये मान लो कि ये आपका स्विमिंग पूल है और इसकी जो चौड़ाई है 90 मीटर है। ओके, तो उषा यहाँ पे जा रही है और फिर वापस आ जा रही है, तो पूछ रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन में चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये यहाँ गई और वापस आ गई, तो 90 - 90 अपन में टाइम जो भी होगा डेल्टी, तो ये तो 0 हो गया, तो टाइम क्या होगा, 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आंसर क्या होगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। जहाँ से ये गई है वहीं पे वापस आ गई, तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता है क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, तो जहाँ से चली थी वहीं पे वापस आ गई, तो दोनों पॉइंट एक ही में कोइंसाइड कर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, वो भी 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको। हीट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर कॉजेस। ओके, हीट का क्या इफेक्ट होता है, ये पूछ रहा है आपको, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो। देखो, पहला, इंक्रीज द साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो तो वही रहेगा जो है, तो ये तो हो नहीं सकता। चेंज द शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का इनिशियल शेप कोई चेंज नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। चेंज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। देखो, कोई अगर हम हीट करते हैं, अगर आप मान लो कि ये एक के पास एक केतली है। ओके, इसको यहाँ से हीट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होगा वो एक्साइटेड हो जाएगा और उसको एनर्जी गेन करेगा, तो ऊपर जंप मारेगा। ओके, तो क्या होगा, चेंज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो, ग्रेप्स जब सड़ना चालू होता है तो स्मेल आता है अल्कोहल जैसा। ओके, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। हिंदी मीडियम आप भी समझ सकते हो।
तो ये फर्मेंटेशन या ग्रेप से अगर हम अल्कोहल बनाते, दारू बनाते, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, फिजिकल चेंज एंड मस्कुलर चेंज। अगर कोई भी चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो रिवर्स नहीं हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। ओके, अंगूर से दारू बनाना जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, और यहाँ पे 4 सिचुएशन दे रखा है। कह रहा है इसमें मोशन ऑफ बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर, इसमें से कौन सा एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है? ओके, तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और फिर ये घटना चालू हो गया, तो यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और घटता जा रहा है, तो ये भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एक वेलोसिटी होना चाहिए। ओके, इसमें देख सकते हो आप इसमें रेट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम चेंज हो रहा है, तो ये होगा इसका आंसर। ओके, सी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार देख लो फिर समझाता हूँ मैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ वर्क डन इज मैक्सिमम। हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए, तो एंगल क्या होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये पूछ रहा है। ओके, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों? ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट का होता है तो क्या होता है फॉर्मूला? एफ डी कॉस थीटा होता है। ओके, थीटा क्या होता है? एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, आपने कोई फोर्स लगाया है, तो ये जो एंगल होता है इसके साथ, इसके 2 प्रोडक्ट थे, एक ये होता है एंड एक ये होता है। ओके, तो इसके साथ जो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हॉरिजॉन्टली होता है, तो हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बनता है उसे कॉस थीटा कहते हैं, तो ये एफ डी कॉस थीटा होता है बच्चों। ओके, तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है एंगल के रिस्पेक्ट में? एफ डी कॉस थीटा। अब इसमें कह रहा है कि हमें फोर्स क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा हमारा? जब इसके ऑब्जेक्ट के बीच में और फोर्स के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो हम मैक्सिमम ताकत लगा के इसको आगे की तरफ खसका सकते हैं बच्चों। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आप ऐसे ताकत लगा रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हिलेगा नहीं, दबेगा। और हम साइंस में जानते हैं कि जब तक चीज़ डिस्प्लेसमेंट हो वर्क डन नहीं होगा। अगर मान लो आप ऐसे लगाते हो ताकत, तो एंगल क्या 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे फोर्स क्या होता है? 0 हो जाता है। तो हमें मैक्सिमम कब होता है बच्चों? 0 डिग्री पे होता है। ओके, तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो हमारा वर्क डन क्या होता है बच्चों? ये होता है मैक्सिमम। ओके, वर्क डन हमारा क्या होता है? मैक्सिमम होता है, याद रखना इस चीज़ का। तो आंसर क्या है? 0 डिग्री। ओके, हमारा एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे, इसके हिसाब से अमोनियम के हिसाब से। ये फार्मूला अमोनियम का होता है बच्चों। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है बच्चों? 14। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, और 3 है तो 3 हो जाएगा ये। तो रेशियो में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 14 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ओके, इजी था बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम। लाइसोसोम्स कहाँ से निकलता है बच्चों? तो ये हमेशा गोल्गी एपरेटस से निकलता है। ओके, बायोलॉजी वाले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है हमें 60 kg। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा, सॉरी वेट क्या होगा इसका मून के ऊपर। तो एक रिलेशन होता है वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ। ओके, ये होता है 1/6। तो अर्थ पे जो वेट होता है वो 6 गुना होता है और मून पे होता है 1/6 होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करें? इसका वेट निकाल ले अर्थ के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9, वेट क्या होता है बच्चों? mg होता है अगर अर्थ के ऊपर है तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 60, और g की वैल्यू क्या होता है? 9.8। इसका डेसिमल खत्म करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों? 98 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो कितना आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली, या इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी काम आएगा। तो 6 इंटू 98, वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके, ये आ गया हमारा अर्थ के ऊपर, इसका वेट आ गया। ओके,
अब हमें निकालना है मून के ऊपर क्या होगा, तो फॉर्मूला आप रिलेशन निकालें, वेट ऑन द मून वेट ऑन द अर्थ इक्वल टू 1/6 होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वेट ऑन द मून चाहिए हमें, तो ये हो गया मून, एंड ये हम निकाल चुके हैं 6 इंटू 98 अपॉन में 1/6, 6 से 6 कट जाएगा बच्चों, तो मून पे इसका वेट क्या आएगा 98 न्यूटन के आसपास आएगा। ओके 98 न्यूटन आएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो हमें आंसर दे रखा है 48 न्यूटन और 80 न्यूटन, 96 न्यूटन, तो ओके, तो ये थोड़ी सी गलत दिया होगा, आंसर होगा 98 न्यूटन होगा बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बायोलॉजी से द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी करेंसी किसे बोला जाता है बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा एटीपी को बोला जाता है। ओके और किसी को देखना ही नहीं है, आंसर होगा इसका एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर नेप्थलीन सैंपल कैन बी प्यूरिफाइड, तो नेप्थलीन को हम प्यूरिफाई कौन से प्रोसेस से करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक हम क्या करते हैं, देखो एक हमने क्या किया, एक फ्लास्क ट्यूब ले लिया, यहाँ से इसको हीट करना चालू कर दिया, ये हमारी नेप्थलीन की हो रही है, यहाँ पे हमने कॉटन लगा दिया। ओके इसको चिप बंद कर दिया और यहाँ से हीट किया, तो नेप्थलीन क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है सब्लिमेशन के द्वारा, और यहाँ पे इसके क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो ये जो होता है प्योर फॉर्म में होता है बच्चों। ओके तो ये जो प्रोसेस होता है इसको प्यूरिफाई करने का, तो इसे सब्लिमेशन बोला जाता है। ओके इसका आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों। कह रहा है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस। ओके इसमें कह रहा है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट होता है उसके जो मासेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके ये बात तो बिल्कुल सही है, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे बी हैव द सेम मासेस, ये हो सकता है बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट है मगर मासेस सेम हो सकता है। एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे आ गया आर्गन। ओके इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, AR होता है, मगर इसका एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो कितना होता है बच्चों, 40 होता है। अब हम ले लेते हैं एक कैल्शियम, डिफरेंट एलिमेंट है, इसका भी एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, तो ये हो सकता है, मे भी लिखा हुआ है तो हो सकता है बच्चों। और ये भी हो सकता है सेम एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम हैव बीन फाउंड टू बी मेड ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एक एटम होता है, देखो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने खोज दिया कि एक एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन होता है, एंड इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो इसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और इसके इर्द गिर्द क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल जो होता है चारों तरफ घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। और ये पूरा एटम हमारा ये तीनों चीज़ों से बना हुआ है। ओके तो एक साइंटिस्ट ने एक और चीज़ खोजा था, क्वार्क्स। ओके जो फ्रैक्शन में पाया जाता है चार्ज, उसे क्वार्क्स बोला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दिस। ओके बच्चों ये होगा आंसर इसका डी, 12 का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट्स कैन बी मेड डिजीज रेजिस्टेंस बाय, अगर हमें प्लांट्स बनाना है, आप जानते हो कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है, और टेम्परेचर में चेंजिंग होने के कारण पूरे दुनिया भर में पानी की कमी हो रही है, कहीं पे फ्लड हो रहा है, कहीं पे ड्रॉट हो रहा है। ओके कहीं पे कई सारी बीमारियां फैल रही है। तो प्लांट को ज़्यादा रेजिस्टिव बनाने का तरीका क्या है आज के समय में, तो बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ओके बच्चों इस तरीके से प्लांट को मोर सस्टेनेबल बना सकते हैं हम, तो इसका आंसर दोनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल इफेक्ट। ओके टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जब कोई चीज़ कोलाइडल फॉर्म में होता है एंड सस्पेंशन फॉर्म में होता है, अगर हम लाइट पास करते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स होता है स्केटर्ड फॉर्म में हम देख सकते हैं। ओके तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन को इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें टिंडल इफेक्ट शो करता है। ओके बच्चों तो इसका आंसर है स्टार्च एंड वाटर। ओके तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं बच्चों, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड भी पूरी तरीके से मिल जाता है पानी के अंदर, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, और ये ऑलरेडी ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकता।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एलिमेंट विद द वैलेंसी 1। ओके तो यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 11 होता है। ओके तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाऊँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN, के में मैक्सिमम कितना आ सकता है 2, 8 एंड 1। ओके तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। नेक्स्ट लेता हूँ, अब एक मैं नॉन मेटल लेता हूँ आपको समझाने के लिए इस चीज़ को। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो क्या हुआ KLMN, इसमें मैक्सिमम 2 आ सकता है, एल में मैक्सिमम 8, यहाँ पे कितना हो गया 7। तो इसकी वैलेंस कितना है 7 है। ओके तो इसको एक चाहिए, तो मोस्टली एक वैलेंसी किसका होता है बच्चों, ये सिर्फ मेटल का होता है और किसी का नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज मेटल्स, एक वैलेंसी जो होगा वो मेटल ही होगा। ओके अब आप सोच रहे हो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी तो एक वैलेंसी होता है, तो वो मेटल नॉन मेटल दोनों में बिहेव नहीं करता। ओके ये एक तरह का आइडियल कंपाउंड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टर मैकेनिकल वेव, इसमें से कौन सा कैरेक्टर मैकेनिकल वेव का नहीं होता है बच्चों, ये हमसे पूछ रहा है। ओके तो प्रोपोगेशन डिपेंड ऑन इलास्टिक सम मीडियम, देखो मीडियम जितना इलास्टिक होगा उतना ही ज़्यादा प्रोपोगेट होगा। ओके कोई चीज़ को ट्रेवल करने के लिए इलास्टिसिटी होना जरूरी है बच्चों, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब मैकेनिकल वेव के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, ट्रांसवर्सल भी होता है और लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है बच्चों, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और कोई भी साउंड को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, मटेरियल मीडियम, चाहे वो गैस फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, तो वो हमें चाहिए बच्चों। ओके और आप जानते हो कि सॉलिड फॉर्म में जो होता है कोई भी मटेरियल, उसमें साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ओके फिर लिक्विड में एंड फिर उसके बाद गैस में, तो इसको अरेंज कर सकते हो आप। तो सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड का किस में होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में होता है, देन गैस में होता है। ओके तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी साउंड का किस में होता है, तो होता है एल्यूमिनियम में। ओके 6000 समथिंग कुछ होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा बच्चों ये कभी नहीं होगा, स्पीड इज कंप्लीटली हायर। ओके ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना पड़ता है इसमें। ओके अगर इसमें आपकी फुल नॉलेज होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें कह रहा है अ बॉय गोज फ्रॉम A to B with the velocity 20 meter per minute and come back from B to A with the velocity of 30 meter per minute. The average velocity of the boy during the whole journey is 0। देखो बच्चों ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लड़का A से स्टार्ट किया, B पे गया, इसकी जो स्पीड था या वेलोसिटी था 20 मीटर पर मिनट था। अब B से A में वापस आता है, तो अब इसकी वेलोसिटी कितना होता है 30 मीटर पर मिनट। ओके तो ये जहाँ से चला था वहीं पे वापस आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो इसका एक ही पे कोइंसाइड लग गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा, वो भी जीरो होगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब रीजन द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग वन डायरेक्शन टू द इक्वल 1। देखो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ क्या है, गलत है, क्योंकि अगर दोनों का अगर सेम डायरेक्शन होता, एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है और उसी डायरेक्शन से वापस आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में मैग्नीट्यूड जो होगा स्पीड का और वेलोसिटी का सेम आएगा, और कोई केस में नहीं होता। यहाँ पे ये चीज़ जो है गलत दिया हुआ है। ओके तो हमारा क्या है बच्चों, असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है पढ़ लो आप, फिर समझाता हूँ आपको। Naphthalene, camphor, iodine, ammonium chloride are some common example of the substance which undergo sublimation. Okay. All solid are first converted to liquid and the gaseous on heating. देखो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, नेपथलीन की गोली हम कपड़ों में डालते हैं मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने में। ओके और डायरेक्टली ये सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैम्फर, ये भी सही बात है। ओके तो ये सारे जो प्रोसेस द सब्लिमेशन होता है ये ठीक दिया हुआ है, मगर यहाँ पे सॉलिड से फर्स्ट कन्वर्ट लिक्विड एंड गैस, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सॉलिड से डायरेक्ट ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है बच्चों सब्लिमेशन प्रोसेस में, तो ये फर्स्ट सही है और रीजन क्या है, इनकरेक्ट है।
ओके, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18वें का? 18वें का आंसर भी बच्चे हो जाएगा सी। ओके, आंसर होगा इसका सी 18वें का भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, डेंड्राइट इज अ सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस विच फॉर्म द फाइन ब्रांचेस टर्मिनल। ओके, देखो बच्चों यहीं पे गलती दे रखा है इस जगह पे, ये ब्रांच्ड फॉर्म में होता है, एक सिंगल फॉर्म में नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे गलती दे रखा है। अब नेक्स्ट कह रहा है इट कंसिस्ट शॉर्ट प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। ये बिल्कुल सही दिया है बच्चों, जो शॉर्ट प्रोसेस जो होता है वो साइटोन से होता है। साइटोन को हम सेल बॉडी भी बोलते हैं। ओके, तो ये गलत दिया हुआ है, हमारा जो असर्शन है बिल्कुल रॉन्ग है, मगर रीजन करेक्ट है। ओके, तो इसके हिसाब से कौन सा होगा देखते हैं हम। इसके हिसाब से होगा असर्शन हमारा फॉल्स है, रीजन करेक्ट है, ये होगा डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का बच्चों आंसर डी होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 a noble gas वैलेंसी इज जीरो। ओके, इसमें क्या हुआ कि नोबल गैस का वैलेंसी क्या है? जीरो। नोबल गैस क्या होता है बच्चों? कोई भी एलिमेंट चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर उसका ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट भरा हुआ है तो उसे नोबल गैस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम के बारे में बात करता हूँ, इसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 2 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाए हम KLMN तो 2 होगा, और ये पूरी तरीके से फिल है। ओके, तो नोबल गैस जैसा बिहेव करेगा। ओके, अब मैं एक ऐसा लेता हूँ जिसका 8 वैलेंसी होगा, तो मैं उठाता हूँ यहाँ से नियॉन, 10 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना हुआ तो क्या होगा बच्चों? KLMN28। इसका आउटर सेल है 8 है और कंप्लीटली फिल है, और ये नोबल गैस जैसा बिहेव करेगा, तो इसका दोनों ही सही है बच्चों। फॉर नोबल गैस वैलेंसी जीरो, हर नोबल गैस का जो वैलेंसी होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है। ओके, और जिसका 8 होगा वो नोबल जैसा बिहेव करेगा, तो ये बात भी ठीक है बच्चों। ओके, दोनों चीज़ सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, ये न्यूमेरिकल है बच्चों, एक बार देख लो फिर समझाता हूँ आपको। इसमें क्या रहा है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 watt वर्क्स फॉर 4 hours a day, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 15 days। 15 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा ये हमसे पूछ रहा है बच्चों। ओके, ये आप अपने घर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, अपने घर की बिजली। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी। हमें गिवन देखो बच्चों, कैसे करोगे जो आपको पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में। सबसे पहले आप गिवन लिखना। ओके, तो हमें दे रखा है पावर 100 वाट, और एक दिन का कंजम्पशन है टाइम दे रखा है 4 आवर यूज़ करते हैं एक दिन में। ओके, आपको कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो पावर को सबसे पहले आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पावर को हमने कन्वर्ट कर दिया किलोवाट में, ये 2 जीरो से 0 कट दिया, तो 1/10 किलोवाट। ओके, तो ये हमारा पावर आ गया। अब यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों, तो ये यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10। एक दिन में कितना यूज़ कर रहे हैं? 4 घंटे, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये 15 दिन का पूछा है तो 15 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ओके, इसको रिड्यूस करें 2 3, और ये 2 से काट दिया तो कितना हो गया? ये आ गया हमारा 6 यूनिट। ओके, कितना आ गया? ये 6 यूनिट आ गया बच्चों। अब ये कंजम्पशन है हमारा। अब आप लोग जानते होंगे कि एक यूनिट में एनर्जी जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ओके, और हमें इसे कह रहा है कि एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए तो 6 यूनिट कंज्यूम करेगा 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 6। ओके, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका, तो फाइनल जो एनर्जी आएगा 36 3 18 21, तो ये आ जाएगा हमारा 21.6 10⁶ जूल। ओके, फर्दर इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप 2.16 इंटू 10⁷ जूल। ओके, तो ये हमारा कंजप्शन होगा एक बल्ब का एनर्जी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
इसमें कह रहा है गिव रीजन वाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रिच यू सेवरल मीटर अवे बट टू गेट स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ओके, कोई गर्म करते हैं, हम कोई भी चीज़ को हम गर्म करते हैं बच्चों, तो उसका खुशबू या बदबू जो भी होता है वो दूर तक सुंघाई देता है। और वही अगर वो ठंडी चीज़ हो तो हमें पास जाती है, तब हम उसको स्मेल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे बच्चों एक सिंपल सा बेसिक रीज़न है, आपको समझाता हूँ मैं। जब हम कोई चीज़ को गर्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जैसे मान लो कि आपका ये एक फ्राई पैन है। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी पका रहे हो, कुछ भी पका रहे हो, ये गैस जल रहा है, तो इसका जो स्मेल है दूर दूर तक जाता है। ओके, इसके पीछे कारण क्या होता है? जब हम हीटअप करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है बच्चों। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो पार्टिकल्स है वो लार्ज पावर से डिफ्यूज होता है, मतलब कि दूर तक एक्साइटेड होकर वो ट्रेवल कर सकता है। अब वही अगर कोई ठंडी चीज़ है बच्चों, ठंडी चीज़ है, ओके, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बहुत कम होता है। और बहुत कम होने के कारण पावर ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? पावर ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन देयर पार्टिकल्स, देयर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर लो। ओके बच्चों, बहुत कम होता है। इस केस में क्या होता है? डिफ्यूजन बहुत हाई होता है, डिफ्यूजन हाई होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, एक बार देख लो आप, फिर समझाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है दो, कह रहा है आप दोनों का आंसर दे सकते हो बच्चों, मैं आपको दोनों ही समझा दूंगा। ओके, कह रहा है ऑन विच डे, अ हॉट डे और कोल्ड डे एन एको इज हर्ड सूनर। गर्मी के महीने में या गर्मी के दिन में, या सर्दी के महीने में या सर्दी ठंड वाले दिन में, किस सिचुएशन में एको आपको जल्दी सुनाई देता है? क्वेश्चन ये है। एको मतलब गूंज, गूंज आपको किस केस में जल्दी सुनाई देता है? ओके बच्चों, तो साउंड में हम पढ़ते हैं कि जैसे तापमान बढ़ता है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो साउंड की वेलोसिटी भी बढ़ जाता है। ओके बच्चों, और साउंड की वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगा तो हमें सुनाई भी क्या देगा? जल्दी देगा। मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ओके, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो लगभग लगभग 0.61 बढ़ जाता है बच्चों, लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। ओके, तो एको जानते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे होता है क्या, एक होता है सोर्स। ओके, ये मान लो कि सोर्स है, यहाँ से साउंड निकल रहा है बच्चों। ओके, और यहाँ पे एक लिसनर है जिसको सुन रहा है, लिसनर है। ओके, तो ये सुन रहा है इसको। तो एको में क्या होता है? कम से कम 7.2 मीटर दूरी होना चाहिए। ओके, ये मिनिमम कंडीशन है, इतनी दूरी होनी चाहिए तभी हम एको को फील कर सकते हैं। कम से कम दूरी ये होना चाहिए बच्चों। ओके, तो मैंने बताया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाता है, तो हम कौन से हॉट डे में हम टेम्परेचर को क्या, सॉरी, एको को फास्ट सुन पाएंगे? हॉट डे में हर्ड एको अर्ली। ओके बच्चों, रीजन बता दिया क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो साउंड की वेलोसिटी भी बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने आपको रीजन दे दिया। ओके, और कोल्ड डे में, कोल्ड डे में एको क्या होगा? हमारा लो होगा बच्चों। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर दोगे तो बच्चों आपको परफेक्ट नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, ओके, इसका एक और पार्ट था, मैं वो भी समझाता हूँ आपको, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आएगा तो आप वो भी कर पाओ। देखो बच्चों, हाउ डज स्पीड ऑफ साउंड चेंज विद टेम्परेचर मीडियम। ओके, तो मैंने बता दिया है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड क्या होता है इसका? वो भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण बच्चों। अब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन बनाया था एमसीक्यू केस में कि सॉलिड जो होता है उसमें ज़्यादा स्पीड होता है, फिर लिक्विड में, एंड देन गैस में। ओके, और इसमें ये भी बता दिया था कि मैंने कि एल्युमिनियम में सबसे फास्ट स्पीड होता है सॉलिड केस में। ओके, क्वेश्चन 24 एक बार देख लो, फिर समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। क्वेश्चन ये है
कि वाई इज आइस एट 273 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी समझ सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो हमारे पास जो दो जगह वाटर है, ओके, एक जगह क्या है कि एक आइस है जिसका टेम्परेचर कितना है हमारे पास 273 केल्विन, और एक जगह क्या है हमारे पास लिक्विड है, ओके, इसका भी टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन है। ओके, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अब क्वेश्चन है कि एक आइस ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है, इफेक्टिव क्यों होता है देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ओके, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है मगर लिक्विड ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है। तो उसके पीछे कारण ये है कि अगर मैं आइस को गर्म करना चालू करता हूँ तो पहले ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर ये गैसेस पर कन्वर्ट होगा बच्चों। तो इसको आइस से लिक्विड में पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक दूसरा एनर्जी चाहिए जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, और ये इसको कन्वर्ट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लिक्विड में है, तो इसको गर्म करो तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक आइस जो होता है बच्चों ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दैट्स वाई आइस इज मोर इफेक्टिव देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, और मैंने रीज़न दे दिया आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जरूरत होगी, क्योंकि पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में सॉलिड से, फिर लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा बच्चों। ओके, एक आइस को कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है अ मैन थ्रो अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स रीच। ओके, एक बॉल फेंका गया है, बॉल का हमें मास दिया हुआ है बच्चों, और वेलोसिटी इतना है, तो इसका मोमेंटम पूछ रहा है कि इनिशियल मोमेंटम होगा क्या। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन समझ लिए होगे, हिंदी मीडियम वालों आप भी समझ लिया होगा क्वेश्चन की क्या है। क्वेश्चन है, आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, एक बॉल है जिसका मास हमें दे रखा है 0.4 kg। ओके, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 4/10 kg। ओके, ये इसका मास दे रखा है बच्चों, एंड वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियली फेंका गया तो ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। हमसे मोमेंटम पूछ रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम पूछ रहा है, तो पी आई कर दिया हमने इसके। ओके, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल पूछ रहा है तो ये पी आई है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मास क्या है 4/10 इंटू 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट होता है मोमेंटम का। कभी कभी एग्जाम में बच्चों यही पूछ लेता है कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा। ओके, तो ये हो गया। इसका दूसरा पार्ट भी आपको समझा देता हूँ, कहीं आपके एग्जाम में कहीं ये पूछ लिया तो ये भी ईजी है। देखो, एक स्टोन अ केजी थ्रोन विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस of a lake and comes after the rest traveling the distance 50 meter. What is the force fraction between the stone and the ice? ओके, एक पत्थर को आपको डायग्राम समझाता हूँ मैं इस चीज़ को। जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर, ओके, इसका और है, एक लेक है जमा हुआ है, यहाँ पे एक स्टोन है। ओके, हमने इसको फेंका, थ्रो किया, तो ये ऐसे घिसटता हुआ गया और यहाँ पे आ गया और ये अल्टीमेटली रुक गया। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों, 50 मीटर के आसपास ट्रेवल किया। ओके, और इसका जो मास है स्टोन का वो 1 kg दे रखा है, 1 kg। ओके, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी था जो फेंका गया था इसको घसीटते हुए, वो हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है
फ्रिक्शन फोर्स इसमें क्या लगेगा, एफ आर पूछ रहा है बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट में काम करता है। तो इस पत्थर को मैंने आगे की तरफ फेंका तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करेगा बच्चों, तो फ्रिक्शन हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ओके, निकालते हैं इसको। पहले गिवन डेटा, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, मास दे रखा है 1 kg, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम 50 मीटर। और हमें क्या दे रखा है, इसको हमने फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी है ये, और ये पत्थर रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा इसका। ओके, तो ये हमें क्या दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और वी की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें मास तो पता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ओके, करते आगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है इसका, और बिना एक्सेलरेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में 3 फॉर्मूला होता है बच्चों मोशन। एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एक होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड एक होता है बच्चों एस इक्वल टू यू टी प्लस 1.5 ए टी स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें वी पता है, यू भी पता है, एंड एस भी पता है, हमें ए हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूला परफेक्ट है बच्चों, हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, 0 का स्क्वायर। वी क्या है हमारे पास, वी की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 20 का होल स्क्वायर इंटू 2। ए हमें नहीं पता, ऐसे छोड़ देते हैं। एस की वैल्यू क्या है बच्चों, 50। ओके, अब हमें ए निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा इसको 20 इंटू 20 लिख देता हूँ ऐसे। ओके, और ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 100 इंटू ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकालने बच्चों, तो क्या आ जाएगा -20 इंटू 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। तो ए की वैल्यू क्या आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एग्जाम में बच्चों कभी कभी एक्सेलरेशन का यूनिट पूछ लेता है, तो ये यूनिट होता है इसका। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड की पावर 2। तो दोनों में से कोई भी एक यूनिट है बच्चों, 1 नंबर का एग्जाम में पूछ लेता है ये। आगे देखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू क्या था बच्चों, क्वेश्चन में देख लेते एक बार, 1 kg। ओके, तो 1 इंटू -4, तो ये आ गया -4 न्यूटन। ओके बच्चों, तो ये आ गया हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। An electron is considered as an universal particle. Explain। कह रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल पार्टिकल क्यों माना जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ऐसी क्या खूबी है इसमें जिसको हम यूनिवर्सल पार्टिकल कहते हैं। ओके, क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26, देखो इलेक्ट्रॉन के पास 2 प्रॉपर्टीज होता है जो उसको खास बनाता है सबसे। ओके, पहला इसका चार्ज क्या होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ओके, और दूसरा चीज़ है इसका मास इलेक्ट्रॉन का, जो होता है मेरे ख्याल से 9.11 इंटू 10 टू पावर -33 kg, लगभग ऐसे ही कुछ होता है, मुझे सही से याद नहीं बच्चों। ये 2 चीज़ जो होता है इसका कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। चाहे कोई भी पार्टिकल ले लो, आप हीलियम ले लो, प्रोटॉन ले लो, सॉरी हीलियम ले लो, या फिर हाइड्रोजन ले लो, या आर्गन ले लो, या कैल्शियम ले लो, या मैग्नीशियम ले लो, या गोल्ड ले लो, सभी में इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होता है, सेम होता है बच्चों। और मास क्या होता है, ये भी सेम रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो इसी के कारण इसको हम यूनिवर्सल पार्टिकल्स मानते हैं। ओके, तो रीजन क्या होगा, बिकॉज इट्स मास एंड चार्ज रिमेन सेम। ओके, या रिमेन कांस्टेंट, ये मेन रीजन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, एक बार देख लो फिर आप लोग समझाता हूँ मैं। ये 27 का पहला पार्ट है। ओके, हम सी सेक्शन में आगे बच्चों।
कह रहा है व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव का क्या मतलब होता है बच्चों? तो साउंड वेव और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक तरह से कि एक पार्टिकल कितने बार वाइब्रेट कर रहा है एक सेकेंड में। ओके, तो उसी को हम कहते हैं साउंड वेव। क्वेश्चन नंबर 27। ओके, फर्स्ट पार्ट, द नंबर of time per second that sound wave repeat itself। ओके, अब इसका वेव फंक्शन क्या होता है बच्चों साउंड का? ये इस तरीके से मूव करता है वेव के फॉर्म में, और ये एक तरह का मैकेनिकल वेव होता है बच्चों, क्योंकि इसको मीडियम से ट्रेवल करने के लिए। ओके, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और इसको थ्रू कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों, एक कंटिन्यूस क्रेस्ट और थ्रू के बीच में, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ओके, और एक साउंड जो है मैक्सिमम ऊंचाई तक जाता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ओके बच्चों, तो ये बेसिक टर्म था, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। एक बार क्वेश्चन देख लो, आप समझाता हूँ सेकंड पार्ट इसका। कह रहा है गिव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी साउंड वेव दैट एन एवरेज ह्यूमन कैन डिटेक्ट। ओके, एक आम इंसान जो आवाज़ को सुन सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये पूछ रहा है। तो इसका क्या होता है बच्चों, सेकंड का 20 to 20,000 हर्ट्ज। ओके, साउंड की यूनिट होता है बच्चों हर्ट्ज, एक नंबर का ये भी पूछ लेता है, और इसको सेकंड इनवर्स भी इसका यूनिट होता है। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों 20 to 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जाता है। ओके, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ओके, थर्ड क्वेश्चन, मतलब इसका थर्ड पार्ट, इसमें कह रहा है कि अ सोर्स ऑफ द वेव प्रोड्यूस 20 क्रेस्ट एंड 20 थ्रू इन 0.2 सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट इतना दे रखा है 50 मीटर। व्हाट इज वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ओके, हमसे दो चीज़ पूछ रहा है बच्चों, हम इससे टाइम भी निकाल सकते हैं। ओके, आपको समझाता क्वेश्चन। देखो 50 क्रेस्ट होगा और 50 थ्रो होगा, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो नंबर ऑफ क्रेस्ट को और नंबर ऑफ थ्रू को जोड़ देना। ओके, तो क्रेस्ट कितने हैं बच्चों 50 सेंटीमीटर, और ये कितना है 50 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप, और 1 मीटर, ये इसका वेवलेंथ हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है क्या कि एक सेकंड में कोई चीज़ कितना वाइब्रेट किया है। ओके, तो 0.2 सेकंड में ये कितना कर रहा है बच्चों 20 क्रेस्ट बना रहा है या थ्रो बना रहा है, एक साथ बना रहा है। ओके, 0.2 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना बनाएगा 20 अपॉन में 0.2। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 20, और इसका डेसिमल खत्म करूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 20 इंटू 10 अपॉन में 2, इससे काट दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 10, ये आ जाएगा 100 हर्ट्स। ओके, तो 0.2 सेकेंड में ये साउंड वेव जो भी है वो 100 हर्ट्ज वाइब्रेशन कर रहा है। और टाइम पीरियड पूछ रहा है तो टाइम पीरियड तो दिया ही है 1/f, नहीं दिया तो निकाल लेते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें कह रहा है फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एटम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर। ओके, ये फिगर दिया हुआ है बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, डायरेक्ट जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, KLMN। ओके, पहला सेल होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, नेक्स्ट में 8, और फिर देन नेक्स्ट में 8 एंड देन 8। ओके बच्चों, ऐसे होता है। अब पहले की बात करते हैं, तो ये तो पूरा फिल है, तभी हम नेक्स्ट को फिल किए, तो इसका ना ये भी फिल है, ये भी फिल है। हम लास्ट वाला गिनते डायरेक्ट, तो यहाँ पे मैंने हाथ डाल दिया चेक करने के लिए। ओके, 1 2 3
4 5 6 7 8। ओके, तो इसका आउटर सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंसी पूछ रहा है पहले ही केस में, तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं 8। ओके, वैलेंसी में क्या होता है कि जो वैलेंस होता है उसको 8 में से माइनस करते हैं, तो वैलेंसी का क्या फार्मूला होता है कि 4 से ज़्यादा होता है तो हम 8 में से माइनस करते हैं बच्चों। तो 8 में से 8 माइनस किया तो वैलेंसी क्या आएगा 0। तो पहले केस में वैलेंसी कितना हो जाएगा हमारे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, पहला तो पूरा फिल है। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5। ओके, तो सेकेंड केस में वैलेंसी क्या होगा हमारा 8 और लास्ट में क्या था 5। तो इसकी वैलेंसी क्या होगा 3। इसके अंदर 3 और इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है बच्चों। वैलेंसी का मतलब ये हुआ। थर्ड पॉइंट देखो, ये तो पूरा फिल है, ये भी पूरा फिल है, तो यहाँ से नहीं 1 2 3। ओके, 3 है ये। अब ये 4 से कम है तो वैलेंसी इसका क्या होगा बच्चों 4 से ज़्यादा होता है तब हम 8 में से माइनस करते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। ओके, तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डायग्राम मिसिंग है, तो मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, डायग्राम कैसा भी हो सकता है। फिर मैं बेसिक एक थोड़ी सी आपको तरीका समझाता हूँ। वेलोसिटी डायग्राम ऑफ द बॉल moving on the surface of floor, so in figure calculate the force acting on the ball if the mass of ball is 100 ग्राम। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है फोर्स पूछ रहा है। ओके, फोर्स पूछ रहा है, तो मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, मान लो कि ग्राफ नहीं हुआ, मैं आपसे अपने आप से एक ग्राफ बना के बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ओके, ये हमारा टाइम दे रखा है सेकेंड्स में और ये वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकेंड में बच्चों वेलोसिटी 0। ओके, 1 2 3 4, ये सारे के सारे सेकेंड में टाइम। ओके, और ये वेलोसिटी है हमारा 4 8 12 एंड 16। ओके, ये ऐसा कुछ बना रहा है बच्चों। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि इस केस में फोर्स कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये हमारा कुछ डायग्राम है बच्चों। तो गिवन अब देख लेते हैं ग्राफ को। एक बॉल है जिसका मास कितना दे रखा है 100 ग्राम। ओके, तो हमें गिवन क्या दे रखा है बच्चों 100 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट में होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 1/10 kg। ओके, तो ये बॉल का मास दे रखा है। अगर इस ग्राफ को आपको स्टडी करना सिखाता हूँ, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना चालू हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों इसका 0 हो गया। ओके, तो यू क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब ये है कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी होगा बच्चों। तो वी क्या हो जाएगा इसका 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये कट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो इसका फाइनल टाइम क्या होगा 0 से स्टार्ट हुआ होगा और ये लास्ट टाइम है, तो टाइम इसका हो गया 4 सेकेंड। ओके, तो टाइम हो गया इसका 4 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें दिया हुआ है बच्चों, तो एक्सेलरेशन पहले निकाले, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन में टी। तो v कितना है हमारे पास 16 माइनस 0 अपॉन में 4। ओके, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो ये कट जाएगा बच्चों 4। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। और फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितने 1/10 और ये एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने 4, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आएगी 0.4 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा फोर्स आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ। Ram's family was worried about the heavy electricity bill to be paid,
The neighbor Mohan suggests some easy and effective step to reduce the same. Next month, the bill came as a relief to the Ram, as the consumption of electricity had reduced by 50 units and so had the bill. ओके देखो, राम का परिवार बहुत चिंतित था, हिंदी मीडियम वालों, क्योंकि इनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था। तो इनका जो एक नेबर था मोहन, उसने कुछ स्टेप बताया किस तरीके से बिजली को घटा सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ इनका बिजली का बिल जो आया वो 50 यूनिट आया। ओके, ये हमारा एक पैसेज था। अब क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैन बी सिचुएशन हेल्प। ओके, तो क्या तरीका होगा आपको इसको सजेस्ट करने का? तो एक ही तरीका हो, सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ कैन रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके बच्चों, एक तरीका ये, एसी का यूज़ मत करो, घर को ऐसा बनाओ जो गर्मी में हीट को सस्टेन कर सके। ओके, जैसे गांव में नहीं होता था, दीवार में मिट्टी का लेप लगाया जाता था, उस तरीके से। ओके, घर का हवादार बनाओ, जो ज़्यादा का जो अंदर का गर्म हवा है वो बाहर निकल सके, और एक तरह से वेंटिलेशन अच्छा हो। एक तरीका ये, सस्टेनेबल घर बनाओ बच्चों। व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी? ओके, तो 50 यूनिट कंज्यूम हुआ था। ओके, अब इसको एनर्जी में निकालना तो आप निकाल सकते हो, आपको बताया था मैंने। और इसका सेकंड पार्ट, आप जानते हो कि एक यूनिट एनर्जी में कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होता है। तो 50 यूनिट में कितना होगा बच्चों? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5 एक जीरो लगा देंगे तो क्या हो गया? ये 30, 3 कैरी, और ये 15, 3 18। ओके, एक और जीरो तो 180 आ जाएगा ये। तो 180 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। अब इसको साइंटिफिक टर्म में कन्वर्ट करें तो 1.8 इंटू 10 टू पावर, हमने 2 यूज़ किया तो 10 टू पावर 8 जूल। ओके, तो इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं इसके घर वाले। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, इसमें कह रहा है राइट द 3 स्टेप दैट यू थिंक मोहन माइट हैव सजेस्ट टू राम। मोहन ने क्या क्या आइडिया बताया जिसके कारण इनका बिजली का बिल क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो पहला तो ये हो सकता है कि BEE मार्क का 5 रेटिंग अप्लाइंसेस खरीदे। BE मार्क 5 स्टार रेटिंग अप्लाइंसेस। ओके, पहला तरीका ये हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट, स्विच ऑफ ऑल appliances when not in use। ओके, सेकेंड तरीका ये हो सकता है बच्चों। थर्ड तरीका क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ वायर जो होना चाहिए, यहाँ जो फिटिंग कराया हुआ घर में, वो अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ वायर शुड गुड। ओके, ये भी हो सकता है बच्चों तरीका बिजली के बिल को रिड्यूस करने का। या तीसरा तरीका, आज के समय में LED लाइट का इस्तेमाल करो। LED लाइट्स ये कम बिजली कंज्यूम करती है, तो ये भी तरीका हो सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच कैरेक्टरिस्टिक of sound help to identify your friend by his voice while sitting with the other in dark room। ओके, आपका कोई दोस्त जो है, या आप एक डार्क रूम में हो और आपको किसी दोस्त ने आवाज़ लगाया, तो आप कैसे पहचानोगे आपका मित्र है और आप उसको जानते हो? तो क्या ऐसा क्या क्वालिटी होता है साउंड में जिससे पहचान लोगे? तो इसका एक ही क्वालिटी होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31, साउंड का पिच। ओके, पिच से हम पता कर लेंगे कि वो बंदा कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन होता है? 1/T। ओके, ये रिलेशन होता है बच्चों। और इसका यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है, और सेकेंड इनवर्स 2 यूनिट होता है।
और क्या पूछ रहा है नेक्स्ट इसमें, द वेव लेंथ ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस सरफेस ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें वेव लेंथ दिया हुआ है बच्चों, इसी के अंदर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट कन्वर्ट करें तो इसको 100 से डिवाइड करें। ओके, तो ये वेव लेंथ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके अंदर, इफ द वेव वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ओके, हमसे दो चीज़ पूछ रहा है बच्चों, वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगा एंड टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, तो आप जानते होंगे कि फार्मूला होता है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेव के बीच में डिस्टेंस क्या होता है वेव लेंथ, और टाइम 1/t क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा इसको ऐसे, अगर सेपरेट करता हूँ मैं लेमडा इंटू 1/t, 1/t क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों। ओके, तो ये हो गया हमारा v इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू, ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं बच्चों, तो v अपॉन में लेमडा म्यू। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसके, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा हमारा। वेलोसिटी क्या देखिए 20, और ये क्या है हमारा 4 अपॉन में 100। ओके, 100 को ऊपर ले जाऊँ मैं, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 100 अपॉन में 4, ये कट जाएगा 5, तो इससे मल्टीप्लाई 500 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 500 हर्ट्ज। ओके, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेशन क्या होता है 1/μ, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इसका। टाइम पीरियड क्या होगा 1/में 500, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 0.02 सेकेंड। ओके, तो ये हमारी टाइम पीरियड हो गया फ्रीक्वेंसी का प्रोपोगेट होने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, तो जो भी प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जिसके ऑर्गेनल्स जो होते हैं अनडेवलप्ड फॉर्म में होते हैं उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं बच्चों। ओके, अनडेवलप्ड फॉर्म ऑफ देयर ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 32, पहला क्या पूछ रहा है हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल इसे क्या कहते हैं अनडेवलप्ड फॉर्म ऑफ organelles are called prokaryotic cells। ओके बच्चों, इसी को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और क्या होता है इसके बारे में, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, यूनिसेलुलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो हम एक टेबल बनाते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल्स। ओके बच्चों, पहला हो गया it has only one cell body। it may be, ये सिंगल सेल का भी हो सकता है और मल्टीपल सेलुलर भी होता है बच्चों। it may be single cell and multi cellular। okay, next, it have undeveloped form of nucleus। ओके, इसका न्यूक्लियस जो होता है अनडेवलप्ड फॉर्म होता है। it have
डेवलप्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। ओके बच्चों, तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये ग्रीक वर्ड है। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव सिंगल सेल बॉडी और यूकैरियोटिक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं और सिंगल सेल बॉडी होते हैं जिनका न्यूक्लियस होता है और उनका ऑर्गेनल्स भी होता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग भी यूकैरियोटिक सेल्स में आता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें हमसे पूछ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। ओके, यह हमसे पूछ रहा है डिफरेंट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये इजी है, हम इसको जल्दी समझ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33। देखो बच्चों, 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरोकाइमा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 मैं एक टेबल समझाता हूँ आपको। ओके, पहले हम लेते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। ओके, नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एंड नेक्स्ट हो गया स्क्लेरोकाइमा। काइमा। ओके, पैरेन्काइमा क्या होता है? ये लिविंग सेल होता है या लिविंग टिश्यू होता है। ओके, फर्स्ट तो ये लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल्स, पहला डिफरेंस। ये भी बच्चों लिविंग सेल्स होता है, लिविंग सेल्स, और ये होता है डेड सेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो सेल वॉल होता है बच्चों बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो थिन सेल वॉल। ओके, इसका सेल वॉल जो होता है बच्चों थिक होता है और इररेगुलर फॉर्म में होता है। थिक सेल वॉल ओके, एंड इररेगुलर शेप, इररेगुलर एंड थिकेंड। ओके, इसका जो बच्चे होता है इसका थिक सेल होता है मगर रिजिड, एक तरह से रिजिड होता है बिल्कुल। थिक सेल एंड रिजिड। ओके, जैसे कोकोनट का हस्क हो गया बच्चों, टाइट होता है, उसके लिग्निन होता है उसके ऊपर लेयर, तो ये स्क्लेरोकाइमा का ही होता है। और पेड़ का जो ऊपर वाला छाल जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो भी इसी का बना होता है, स्क्लेरोकाइमा का, एक तरह का डेड सेल से बना हुआ डेड टिश्यू होता है बच्चों। नेक्स्ट हो गया, इसका मेन काम क्या होता है पैरेन्काइमा का? किसी भी प्लांट को सपोर्ट करना। ओके, सपोर्ट्स। ओके, सपोर्ट्स हो गया, दूसरा हो गया प्रोटेक्ट करना, एंड प्लांट्स फूड स्टोर। ओके, इसका फूड स्टोर होता है इसके अंदर। कभी आप पूछ लिया था कि कौन से टिश्यू में होता है, तो ये होता है पैरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है। ओके बच्चों, ये एक तरह का मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसी कारण तेज हवा में पेड़ नहीं टूटते। तो ये कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण नहीं होता है बच्चों। प्रोवाइड मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके कारण क्या होता है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके मास और वेट में क्या अंतर होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हिंदी मीडियम लोग आप भी समझ सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मास और वेट में डिफरेंस पूछ रहा है। ओके, तो मैं मुंह से बोलूँगा, हिंदी मीडियम वालों आप लोग समझ लेना, और इंग्लिश मीडियम वालों हम लिख रहे हैं आप समझ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। देखो, मास जो होता है, कोई भी बॉडी का मास जो बनता है वो मैटर से बनता है। ओके, तो एक तरह का वर्च्यू ऑफ मैटर होता है, सम ऑफ ऑल मैटर, मास। और वेट जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो एक तरह का पुलिंग फोर्स होता है,
वो जो एक्सपीरियंस करता है कोई ऑब्जेक्ट उसको हम वेट कहते हैं। ओके, तो मास जो हो जाएगा, इट इज़ द वर्च्यू ऑफ ऑल मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये होता है मास हमारा। और हमारा जो वेट होता है वो ड्यू टू वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी के कारण होता है। इट इज़ द वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी पुलिंग फोर्स ऑफ द प्लानिट। ओके बच्चों, सेकंड पॉइंट हो गया कि हमारा जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है मास, वो कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उसी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मगर जो हमारा वेट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आप जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करता है अपने मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ओके, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट इज केजी। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है केजी होता है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। ओके बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द सेल ऑर्गेनल्स, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, कोई भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है या कोई भी चीज़ पाया जाता है उसके ऊपर जो डबल लेयर्ड होता है उसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके बच्चों, तो पहले लिखते हैं सेल ऑर्गेनल्स, फिर पूछ रहे हैं हमसे राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो अलग अलग तरह के कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये पूछ रहा है हमसे। ओके, तो समझाता आपको सेल ऑर्गेनल्स होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 35 सेल ऑर्गेनल्स। Cell organelles are small structure within a cell that have specific function। ओके, इसका एक काम होता है, एक उद्देश्य होता है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है डिफरेंट टाइप्स का सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। पहला हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हो गया रिबोसोम्स। तीसरा हो गया, यहीं पे कहता हूँ मैं आपको, गोल्गी एपेरेटस। ओके बच्चों, नेक्स्ट हो गया लाइजोसोम्स। ओके, फिर नेक्स्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया 35 का। 36 देखते हैं। देखो 36 क्वेश्चन है बच्चों कि डिस्टिंग्विश अमंग द सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशंस और कोलाइडियल सॉल्यूशन इन द टेबुलर फॉर्म बताना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके बच्चों, तो हमें ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस बताना है इनके बेस पे, इन तीनों क्वालिटी के बेस पे। ओके, क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, समझाता हूँ आपको मैं। पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं।
एक में लिख देते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट में सस्पेंशन, तो इसके बाद कोलाइड, कोलाइड। ओके, पहला ट्रू सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होता है टोटली डिसॉल्व हो जाता है। ओके, तो पहला क्या होता है, ये हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। ओके बच्चों, जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हो गया, हाईली स्टेबल होता है क्योंकि पूरी तरीके से मिल जाता है, नींबू पानी हाईली स्टेबल होता है। सस्पेंशन में क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हल्का से भी आप हिलाओगे तो पूरा पार्टिकल डिसॉल्व मतलब हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या लाइट पास करोगे तो उसका पाथ दिखता है हमें। ओके, तो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ओके, इसमें स्टेबिलिटी होता है थोड़ी सी, मगर ट्रू सॉल्यूशन कंपेयर में कम होता है बच्चों, ये स्टेबल होता है। ओके, नेक्स्ट, अब हमें बताना है फिल्टरेबिलिटी के ऊपर कि कौन सा फिल्टर किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो इसका नेक्स्ट पार्ट फिल्टरेबिलिटी के हिसाब से, अगर हम फिल्टर पेपर में पास करते हैं ट्रू सॉल्यूशन तो ये पास हो जाता है, पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ओके, फिल्टर पेपर से ट्रू सॉल्यूशन पास कर जाता है बच्चों। इसकी बात करिए, पास नहीं करता, डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ओके, आगे इसकी बात करें तो ये क्या होता है, कुछ पार्ट रह जाता है, कुछ फिल्टर हो जाता है, पास थ्रू फिल्टर पेपर, बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फाइन फिल्टर पेपर। ओके, अल्ट्रा फिल्टर। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर, तो ये कौन सा मिक्सचर होगा, ये कौन सा मिक्सचर होगा, ये कौन सा मिक्सचर होगा। तो आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा होगा, एक मिक्सचर दो ही तरह का होता है, तो उसके हिसाब से बताना है आपको। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, ये होता है हेट्रोजीनियस होता है बच्चों, इट इज अ हेट्रो मिक्सचर। और ये भी क्या होता है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, इट इज आल्सो, और आप जानते हो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, फिक्स प्रोपोर्शनल पाया जाता है, और ये दोनों जो होता है फिक्स प्रोपोर्शनल में नहीं होता है, ये डिफरेंस होता है मेन। इट इज आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जीनियस मिक्सचर। ओके बच्चों, इसका एक और पार्ट दिया हुआ है, एक पार्ट तो हमने बता दिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हाउ विल वी प्रिपेयर 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय द मास इन वाटर। ओके, अगर आपको 10% सॉल्यूशन बनाना है किसका, ग्लूकोज का, तो मास कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको इसको डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करोगे। ओके, तो क्वेश्चन ये इजी है बच्चों, ये देख के आप घबरा मत जाना कि कैसे करें इसको, बिल्कुल इजी है, बताता हूँ आपको। इसका सेकंड पार्ट देखो, कंसंट्रेशन होता क्या है, मास के बेस में, मास ऑफ सॉल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके, अब सॉल्यूट क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है, तो सॉल्यूट बाई मास परसेंटेज क्या दे रखा है हमें, 10%। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का बच्चों। एंड हमें क्या दे रखा है, सॉल्वेंट, इसका मतलब 10% ये है, तो टोटल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा बच्चों, 100% होगा। तो सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, वाटर होगा, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 90% होगा। ओके, वाटर H2O। और आप लोग जानते हो कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाना होता है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, दोनों को आपस में मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा। तो अगर हम इसका कंसंट्रेशन निकालें तो कुछ ऐसा होगा बच्चों, कंसंट्रेशन
मास ऑफ सॉलिड में लिख चुका हूँ कितना 10% है, और सॉल्यूशन कितना होगा सॉल्वेंट प्लस सॉलिड 100% होगा इंटू 100, तो ये कट जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ये हो गया हमारा आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें एक पैसेज दे रखा है, पहले आप पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको मैं। ये टिश्यू चैप्टर से दिया हुआ है सेक्शन ई में। सेक्शन सी आपका पैसेज बेस ही आएगा बच्चों क्वेश्चन। देखो यहां से दिया हुआ है, समझाता आपको। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टडी टिश्यू की ये पढ़ाई करते हैं उसे क्या बोला जाता है, इसे हिस्टोलॉजी बोला जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ आप अंडरलाइन कर दो बच्चों। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, वेयर्स in the multicellular organism plant and animal have so division of labor as plant tissue and animal tissue। प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, मेरिस्मेटिक होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, वो टिश्यू जिसकी प्रॉपर्टी होती है सेल डिवीजन करने का और एक प्रॉपर शेप लेने में हेल्प करता है, ओके, जिसके बाद फर्दर डिफ्रेंसिएशन होना बंद हो जाए, तो ये मेरिस्मेटिक का होता है। परमानेंट टिश्यू जो होता है आपने पढ़ा होगा, परमानेंट टिश्यू भी दो तरह का होता है, सिंपल परमानेंट होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो तीन तरह का होता है, मैंने बताया था आपको, कॉलन कायमा, पेरेंट कायमा, स्कैरोन कायमा, ओके। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो ही होता है, जाइलम और फोइलियम होता है, ओके। तो ये भी मैंने कभी ना कभी आपको पढ़ाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पैसेज अभी और है बच्चों। अब यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में दिया हुआ है। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। तो कुछ कुछ चीज़ को अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, ओके। इट इज फाउंड ऑफ द रीजन ऑफ प्लांट विच ग्रो, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्मेटम, तो तीन तरह का मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलोरी। तो एपिकल का काम क्या होता है, इट इज प्रेजेंट ग्रो ऑफ द टिप ऑफ स्टेम रूट इंक्रीज द लेंथ, ओके, इसमें काम करता है ये। तो अंडरलाइन कर दो जो जो चीज़ मेन है, कहाँ कहाँ ग्रो करता है ये। एंड लेटरल मेरिस्टेम इट प्रेजेंट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट, जिसको कैम्बियम कहते हैं, इंक्रीज द गर्थ, ओके। और क्या है पहले देखते, पूरा पैसा खत्म हो नहीं हुआ। इसका थर्ड पार्ट इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। Intercharismatic it present the internodes और base of the leaves and increase the length between the nodes, ओके। तो ये इसका फंक्शन होता है बच्चों। तो अब हमने क्या किया, पैसेज पढ़ लिया, अब आंसर पूछ रहा है, कह रहा है कि विच टिश्यू हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है प्लांट का, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो सेकेंडरी ग्रोथ में मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, अब मेरिस्मेटिक में कौन सा होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो ये वस्कुलर कैबियम होता है जो फर्दर ग्रोथ करने में काम आता है। देखो मैंने अंडरलाइन किया था यहाँ पे, देखो लेटरल मेरिस्टेम इट प्रेजेंट द लेटरल साइड स्टेम एंड रूट, कैम्बियम इंक्रीज द गर्थ, ओके। ये तो होता ही होता है और बाद में गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, तो क्या होता है कैम्बियम, ओके। ये लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट होता है। तो आंसर क्या होगा इसका पहले का, क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर होगा वस्क्यूलर कैम्बियम, ओके। और ये किसके अंदर होता है बच्चों, तो ये अभी मैंने बताया था, ये होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन लेटरल मेरिस्टेम, ओके, लेटरल मेरिस्टेम में पाया जाता है। पहला हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, एक बार आप देख लो फिर समझाता हूँ। कह रहा है इन व्हाट रीजन ऑफ द प्लांट डज इंटरकैलोरी मेरिस्टेम ग्रोथ अकर। इंटरकैलोरी मेरिस्टेम में प्लांट का ग्रोथ कहाँ पे होता है, तो बच्चों देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट प्रेजेंट इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव्स इंक्रीज लेंथ बिटवीन नोड्स, ओके। तो इंटर नोड्स और नोड्स में ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है बच्चों, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो ये आप ये पूरा लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज मेरिस्मेटिक टिश्यू मोस्टली फाउंड इन प्लांट। अब ये कह रहा है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट में ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट में दो ही जगह पाया जाता है बच्चों, एक पाया जाता है रूट्स में और दूसरा पाया जाता है स्टेम के अंदर, ओके, स्टेम, ओके। तो बच्चों ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो हमें एक पैसेज दिया हुआ है हनी बी के ऊपर, एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसका आंसर देते हैं। ओके, एक बार आप देख लो, फिर समझाता हूँ आप लोगों को, फिर आपको भी कुछ काम दे दूंगा करने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग और रेयरिंग, केयरिंग एंड मैनेजिंग हनी बी ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपीकल्चर क्या होता है। हनी को हम पालते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसका बच्चा पैदा करते हैं, केयरिंग करते हैं, और फिर हम उसे वैक्स मिलता है, हनी मिलता है, इसे एपीकल्चर बोला जाता है। द प्लेस वेयर द बीज आर राइज्ड इज कॉल्ड एपायरी। ओके, जहाँ पे बढ़ता है उसे एपायरी बोला जाता है। बी कीपिंग रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट एडिशनल इनकम, हैंस इट डन बाय फार्मर अलोंग विथ एग्रीकल्चर। ओके, खेती के साथ किया जा सकता है इसको, तो इससे क्या होता है, फार्मर का डबल इनकम होता है। अब यहाँ पे कुछ इंडिजीनियस और एग्जॉटिक हनी बी के बारे में दिया हुआ है। ये इंडिजीनियस है, जो भारत में पाया जाता है, एपिस कैरेना इंडिका, जिसको इंडियन बी बोला जाता है, और दूसरा है एपिस डोरसता, जिसको रॉक बी, जो पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। ओके, ये दोनों के दोनों इंडियन बी है बच्चों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाया जाता है। एग्जॉटिक वैरायटी के बारे में बात करें तो ये हो गया एपिस मेलिफेरा, ये इटालियन बी है, और एपिस एडमसोनी, ये साउथ अफ्रीका से लाया गया है, ये एग्जॉटिक है, इंडिया में लाया गया बच्चों। ओके, तो ये इंडियन है दोनों के दोनों, और ये है एग्जॉटिक मतलब कि फॉरनर। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाई बी कीपिंग शुड बी डन इन अ गुड पास्चुराइज। ओके, हम कभी भी हनी पालते हैं तो ये पास्चुराइज एरिया में, अच्छे पास्चुराइज एरिया में क्यों पालते हैं इसको, क्वेश्चन ये। तो जाहिर सी बात है, अच्छे पास्चुराइज एरिया में पालेंगे तो अच्छे क्वालिटी का हमें फ्लावर मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का पेड़ पौधा होगा, तो इससे क्या होगा, बी की क्वालिटी अपने आप इनहेंस हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो गुड क्वालिटी ऑफ पास्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड क्वालिटी ऑफ हनी। ओके, तो फर्स्ट का रीजन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्ट ऑफ हनी। ओके बच्चों, जितना अच्छे क्वालिटी का पेड़ पौधे होंगे या बगीचा होगा या फूल होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का हमारा हनी होगा। पहले का आंसर। सेकंड क्या कह रहा है कि डज हनी बी हेल्प इन पॉलिनेशन, क्या हनी बी पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और विच टाइप ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट द हनी बी। ओके, दो क्वेश्चन पूछा है इसके साथ। पहला पॉलिनेशन हेल्प करता है, आंसर है यस। ओके बच्चों, जब ये रस चूसने आता है फ्लावर में तो उसके जो पॉलेंस होते हैं वो फैल जाते हैं, जो ब्रीडिंग में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो आंसर है यस। ओके, अब कह रहा है विच टाइप ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट द हनी बी, तो कई तरह के कलर होते हैं जो हनी बी को अट्रैक्ट करता है। मैं रीजन देता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो गया आंसर यस, ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में। नेक्स्ट, वाइट फ्लावर, वाइट हो गया, येलो हो गया एंड ब्लू कलर हो गया, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसका जो स्मेल होता है बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, जो हनी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अट्रैक्ट द मोस्ट ड्यू टू देयर स्वीट स्मेल। ओके, इसकी मीठी खुशबू के कारण इसको अट्रैक्ट किया जाता है बच्चों। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में पूछ रहा है हमसे मेंशन द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द हनी बी, तो हनी बी से हमें क्या मिलता है, कुछ तो हमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये हनी बी से हमें हनी मिलता है और वैक्स मिलता है। ओके, इसको एपीकल्चर मतलब एपीकल्चर के लिए करते हैं इसको। तो पहला प्रोडक्ट हो गया इसका हनी, ओके, वैक्स, और क्या बनता है बच्चों, इसका जहर भी बनाया जाता है, बी वेनम। फोर्थ हो गया कॉस्मेटिक्स बनाया जाता है इसका, कॉस्मेटिक्स। ओके, और इसका मेडिसिन भी बनाया जाता है बच्चों, मेडिसिन।
ओके, नेक्स्ट पैसेज दे रहा हूँ बच्चों, आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं थोड़ी सी आपको सजेशन दे दूंगा कैसे करना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमें पैसेज दिया हुआ है, a suspension a heterogeneous mixture in which the solid particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particle suspensions are visible to the naked eye. The particle of a suspension is scattered, a beam of light passes through it. Okay, यहाँ पे सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में कह रहा है कि ये एक हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है। अगर बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो इसके जो पार्टिकल है वो स्कैटर्ड हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट ये पैसे दे रखा है, तो इसके हिसाब से बच्चों आपको आंसर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ईजी है, आप लोग कर सकते हो। ओके, तो आप लोग मुझे राय देना आप लोग से हो रहा नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा कभी, अगर नेक्स्ट वीडियो साइंस से बनाऊंगा तो। ओके बच्चों, देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड दोस्त जो भी होंगे उनको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।